हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस की इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 56th वीडियो है। इससे पहले 55 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है, उनको भी हम साथ साथ कवर करते जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द यूएन सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स डज नॉट कम अंडर इट। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली 6 प्रमुख अंगों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसी तरीका का क्वेश्चन जो है मैं प्रीवियस वीडियो में भी करवा चुकी हूँ। जो यूएन है यानी कि यूनाइटेड नेशंस, इसके 6 अंग होते हैं, इसके 6 ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से हैं? तो जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट और ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल ये क्या है? ये मेन प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं किसके? यूनाइटेड नेशन के। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट और ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब इनमें से देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा जो है यूनाइटेड नेशन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। तो द यूएन सेक्रेटरीट हो जाएगा, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो जाएगा, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो जाएगा, लेकिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ये जो है ये यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। फ्रेंड्स देखिए, इन वीडियोस में हम 25 क्वेश्चंस को करते हैं और जब भी आप इन वीडियोस को देखते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप कॉपी और पेन को लेकर के बैठिएगा और मेरा आंसर बताने से पहले कॉपी में आप अपना आंसर मार्क कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको पता चल पाएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और जो आपकी प्रिपरेशन है, जो आपकी तैयारी है, उसको आप सही तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन भी रखा है जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे होगा और उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द गैस विच इज़ फिल्ड इन विक टाइप लाइटर्स। उस गैस का नाम बताइए जो बाती प्रकार के लाइटर में भरी जाती है। तो ऐसी कौन सी गैस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है विक टाइप लाइटर्स को फिल करने के लिए? तो ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल किया जाता है जो बाती प्रकार के लाइटर होते हैं उनको भरने के लिए। ब्यूटेन जो है ये एक हाइड्रोकार्बन, कलरलेस, ओडरलेस और आसानी से लिक्विफाइड होने वाली गैस है और इसका इस्तेमाल किया जाता है विक टाइप लाइटर्स को फिल करने के लिए। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म कुचिपुड़ी डेवलप्ड इन द स्टेट ऑफ। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी का विकास किस राज्य में हुआ है? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी का विकास हुआ है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। और ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का जो शास्त्रीय नृत्य है ये है ओडिसी। क्या है? ओडिसी। और कर्नाटका तो यक्षगान जो है ये कर्नाटका का क्या है? ये शास्त्रीय नृत्य है। और केरला की अगर हम बात करें तो केरला का
कथकली और मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम जो है ये केरला के शास्त्रीय नृत्य हैं। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफिल कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होता है। तो क्लोरोफिल क्या है फ्रेंड्स, तो ये प्लांट्स में पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, यानी कि फूड बनाने की जो प्रोसेस होती है प्लांट्स की, उसमें हेल्प करता है। अब क्लोरोफिल का फॉर्मूला देख लेते हैं। क्लोरोफिल का फॉर्मूला होता है C55H72MgN4O5। इसका फॉर्मूला होता है और इसमें पूछा है कौन सा एलिमेंट होता है इसमें। तो देखिए, कैल्शियम इसमें नहीं होता, एल्यूमिनियम नहीं होता, आयरन नहीं होता, लेकिन इसके फॉर्मूले में क्या है, मैग्नीशियम है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर नामक पुस्तक लिखी गई है बराक ओबामा के द्वारा। बराक ओबामा के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है और बराक ओबामा जो है ये यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर नामक पुस्तक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नालंदा यूनिवर्सिटी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड्स ग्रेट यूनिवर्सिटीज एंड एन इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, विच इंडियन रूलर फाउंडेड इट। नालंदा विश्वविद्यालय को व्यापक रूप से प्राचीन विश्व के महान विश्वविद्यालयों में से एक और शैक्षणिक उत्कृष्टता के एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन इसमें सिंपली क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय शासक के द्वारा की गई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और ये किस वंश के थे, तो गुप्त वंश के शासक थे कुमारगुप्त प्रथम। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये बिहार में है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन HTTP P स्टैंड्स फॉर। HTTP में P का अर्थ क्या होता है। तो HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। तो P स्टैंड्स फॉर प्रोटोकॉल। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स दवाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देख लेते हैं। साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन इंक्लूड स्मॉल पॉक्स, फाइलेरिया एंड डिफ्थीरिया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या कहा गया है कि जो एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं उनके साइड इफेक्ट्स में क्या आता है, स्मॉल पॉक्स हो सकता है, फाइलेरिया हो सकता है और डिफ्थीरिया। तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसके साइड इफेक्ट ऐसा कुछ नहीं होता कि स्मॉल पॉक्स हो जाएगा, फाइलेरिया हो जाएगा और डिफ्थीरिया। स्मॉल पॉक्स वायरस से होता है, डिफ्थीरिया बैक्टीरिया से होता है और फाइलेरिया जो है ये प्रोटोजोन से होता है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसमें रॉन्ग ही पूछा है तो आंसर भी हमारा ऑप्शन 1 ही हो जाएगा, लेकिन बाकी के भी देख लेते हैं। एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। देखिए फ्रेंड्स, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करती हैं। तो ये जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नॉट इफेक्टिव बताया है, नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। करेक्ट स्टेटमेंट है। एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस, ये भी करेक्ट है, क्योंकि मैंने बताया ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करती है। एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल डिजीज, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो रॉन्ग क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अकर्स बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ। रक्त का थक्का न जमना किसकी कमी के कारण होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ये जो प्रॉब्लम है या फिर ये जो डिजीज़ है इसको हीमोफीलिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो डिजीज़ है या फिर नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है, तो विटामिन के की डेफिशिएंसी, विटामिन के की कमी के कारण जो है नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जैसे डिजीज़ होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 विटामिन के। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द कंट्री विच इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया साफ्टा। उस देश का नाम बताइए जो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का सदस्य नहीं है।
तो साफ्टा जो है इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। और साफ्टा है क्या? तो साफ्टा जो है ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की मुक्त व्यापार व्यवस्था है। साफ्टा समझौता जो है ये 2006 में लागू हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर इसका काठमांडू नेपाल में है। कहाँ पर? काठमांडू नेपाल में जो है इसका हेडक्वार्टर है। इसकी कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं? तो 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले अपना प्यारा भारत, उसके बाद पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के बाद बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव्स और श्रीलंका। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 कंट्रीज़ जो हैं ये साफ्टा की मेंबर कंट्रीज़ हैं। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो कि इनमें से नहीं है। तो पाकिस्तान हो जाएगा, मालदीव्स हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, सिंगापुर जो है साफ्टा का सदस्य नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, पहली वाला जो है ये डिजीज़ है और दूसरी वाला जो है ये कॉजेटिव एजेंट है, यानी कि इसके द्वारा जो है ये पहले वाली बीमारी होती है। तो मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। मीजल्स बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मीजल्स जो है ये वायरस कोज करता है, वायरस ना कि बैक्टीरिया। टिटनस बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड जो है ये भी बैक्टीरिया से होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, मीजल्स जो है ये बैक्टीरिया से नहीं वायरस से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट नीलगिरी हिल्स? नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं। दोद्दा बेटा इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ दीज हिल्स। तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोद्दा बेटा है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें हमें इनकरेक्ट बताना है। इट इज़ लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ द माउंटेनियस रीजन ऑफ कर्नाटका। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कर्नाटका का माउंटेनियस रीजन तो है, लेकिन ये तमिलनाडु और केरला में मेनली फैला हुआ है। कर्नाटक में नीलगिरी जो हिल्स हैं उसका स्मॉल पार्ट है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि इट इज़ ए, यानी कि नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में बताया गया है इट इज़ ए माउंटेनियस रीजन ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के अलावा ये तमिलनाडु और केरला में है। टी एंड कॉफ़ी आर ग्रोन एक्सटेंसिवली ऑन दीज हिल्स। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, इट इज़ ए माउंटेनियस रीजन ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया इट वॉज सेटअप अंडर। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, इसे इसके तहत स्थापित किया गया था, यानी कि किस अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया गया था, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो जो संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया था, इसे कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 यानी कि 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत स्थापित किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग? निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता है? तो देख लेते हैं। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स, ग्लेशियरों और बर्फ़ की चादरों का पिघलना, ये बिल्कुल ठीक है। प्रॉपर रेनफॉल, देखिए प्रॉपर रेनफॉल तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो ही नहीं सकता, या तो एक्सेसिव रेनफॉल होगा या फिर लो रेनफॉल होगा, तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। सी लेवल राइज, ये करेक्ट है। इरेटिक वेदर पैटर्न यानी कि अनियमित मौसम पैटर्न जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण होते हैं, ये भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रॉपर रेनफॉल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द कंट्री दैट डज नॉट पॉजेज न्यूक्लियर वेपन्स। उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार नहीं हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पास जो है परमाणु हथियार नहीं है। जापान, जर्मनी और साउथ कोरिया। अब
इन देशों के पास परमाणु हथियार या न्यूक्लियर वेपन्स क्यों नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, दुनिया को परमाणु खतरे से बचाने के लिए साल 1968 में जो है इन देशों के द्वारा न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको NPT भी कहा जाता है, फुल फॉर्म क्या है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को अपनाया गया था इन देशों के द्वारा। और ये जो ट्रीटी है ये 1970 में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? 1970 में लागू हुई थी। और ये देश परमाणु हथियार रहित दुनिया बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने NPT को साइन किया हुआ है। इसी वजह से जो है इन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, जापान। जापान के पास जो है परमाणु हथियार नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस राज्य की मुख्य भूमि तटरेखा भारत में सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य की तटरेखा जो है ये सबसे लंबी है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 4 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इंक्लूड? प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 आवश्यकताओं में शामिल है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है प्लांट्स में, उसके लिए क्लोरोफिल चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और वाटर चाहिए होता है। तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं किसके लिए? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तांत्या टोपे वॉज वन ऑफ द लीडर हु पार्टिसिपेटेड इन द इंडियन रेबेलियन ऑफ? तांत्या टोपे भारतीय विद्रोह में भाग लेने वाले नेताओं में से एक थे। तो देखिए फ्रेंड्स, तांत्या टोपे का जो असली नाम था ये था रामचंद्र पांडुरंग टोपे। क्या? रामचंद्र पांडुरंग टोपे जो है इनका पूरा नाम था। और इन्होंने 1857 की क्रांति में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। और इन्होंने कानपुर, झांसी और ग्वालियर, कानपुर, झांसी और ग्वालियर से जो है सेना का नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा, तांत्या टोपे जो हैं इन्होंने 1857 की क्रांति में जो है एक अहम भूमिका निभाई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ पेंटिंग्स आर फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ तिरुवरूर एंड अजंता टेम्पल्स? तिरुवरूर और अजंता मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की पेंटिंग पाई जाती है? तो तिरुवरूर और अजंता मंदिरों की दीवारों पर पाई जाती है मुराल पेंटिंग्स। क्या कहा जाता है इनको? मुराल पेंटिंग्स कहा जाता है या भित्ति चित्र कहा जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द यूनिटरी स्टेट्स द डैश गवर्नमेंट परफॉर्म्स ऑल द गवर्नमेंटल फंक्शंस? एकात्मक राज्यों में सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एकात्मक राज्य होते हैं, यूनिटरी स्टेट्स होते हैं, या इसको एकात्मक प्रणाली भी कहा जाता है। एकात्मक प्रणाली या एकात्मक राज्य क्या होते हैं? जहां केवल एक ही सत्ता होती है, यानी कि केंद्र सरकार ही सभी राज्यों पर शासन करती है। और ये जो व्यवस्था है ये भारत में नहीं है। एकात्मक प्रणाली जो है ये चाइना में है, फ्रांस में है और ब्रिटेन में है। तो इनमें क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वही सभी स्टेट्स पे जो है शासन करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फेमस पेट्रोलियम साइट लोकेटेड इन गुजरात? गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल का नाम क्या है? तो गुजरात में जो पेट्रोलियम स्थल है उसका नाम है अंकलेश्वर। क्या है? अंकलेश्वर जो है ये गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल का नाम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रोजन हॉर्स इज ए फॉर्म ऑफ? ट्रोजन हॉर्स एक रूप है। किसका रूप है? तो ट्रोजन हॉर्स जो है ये एक वायरस है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वायरस अटैक जो है ट्रोजन हॉर्स का एक रूप है। नेक्स्ट देख लेते हैं। केशवानंद भारती केस इन 1973 स्टीम द क्वेश्चन दैट द प्रीएम्बल कैन बी? 1973 में केशवानंद भारती केस ने इस सवाल को जन्म दिया कि प्रस्तावना कर सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, 1973 में हुआ था केशवानंद भारती केस। और 1973 के केशवानंद भारती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संविधान का जो मूल ढांचा है, संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। और संविधान की जो प्रीएम्बल है यानी कि प्रस्तावना है उसमें भी संशोधन किया जा सकता है। तो प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड।
ये निर्णय दिया गया था 1973 के केशवानंद भारती केस में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुलिंग ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनली इन द सेम डायरेक्शन बाय द सन एंड द मून कॉजेज। सूर्य और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को एक ही दिशा में खींचने का कारण क्या बनता है? तो स्प्रिंग टाइड्स यानी कि वसंत ज्वार बनते हैं जब सूर्य और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को एक ही दिशा में खींचा जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 स्प्रिंग टाइड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वॉज गोवा कैप्चर्ड बाय द पोर्तुगीज। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब कब्जा किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था 1510 ईस्वी में। कब किया गया था? 1510 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था। और उस समय पुर्तगाली अध्यक्ष थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को हराकर गोवा पर कब्जा किया था। और ये जो कब्जा था ये भारत में यूरोपीय लोगों का पहला कब्जा था। ये भी याद रखिएगा कब किया गया था, तो 1510 ईस्वी में किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है ये क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है। इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म कुचिपुड़ी डेवलप्ड इन द स्टेट ऑफ। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी का विकास किस राज्य में हुआ है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समअप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।